हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। टोटल हम यहाँ पे 45 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, विच एंजाइम इज यूजफुल टू कैटालाइज mRNA फ्रॉम DNA। ऑप्शन है आपके DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज, RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज, RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज या DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज। तो देखिए बनना DNA के ऊपर है तो पहली बात तो DNA डिपेंडेंट होगा। उसके बाद RNA अगर बन रहा है तो दैट मीन्स RNA को कौन बनाएगा? RNA पॉलीमरेज। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। द टेक्निक ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग वॉज गिवन बाय। बच्चों साइंटिस्ट का नाम आपको यहाँ पे बताना है भाई, DNA फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी किसने दी थी? वॉटसन एंड क्रिक, हर्शे चेज, फ्रेडरिक ग्रिफिथ, ए जेफरी। बच्चों एलिक जेफरी साइंटिस्ट ने DNA फिंगरप्रिंटिंग को दिया था। ओके। नंबर ऑफ टोटल बेस पेयर इन ई कोलाई सेल एंड अ डिप्लॉयड ह्यूमन सेल रिस्पेक्टिवली आर। रिस्पेक्टिवली पूछा गया पहली बात तो, ठीक है। सबसे पहले आपको ई कोलाई का बताना है, उसके बाद में ह्यूमन सेल का बताना है। सो ऑप्शन क्या है? 4.6 into 10 raised to power 9 into and 6.6 into 10 raised to power 9, 4.6 into 10 raised to power 6 and 3.3 into 10 raised to power 6, 46 into 10 raised to power 6 and 6.6 into 10 raised to power 9, 4.6 into 10 raised to power 6 and 6.6 into 10 raised to power 9। So obviously D करेक्ट है क्योंकि E. coli का 4.6 होता है, 4.6 into 10 raised to power 6 और ह्यूमन सेल का हो जाएगा 6.6 क्योंकि बच्चों डिप्लॉइड का पूछा गया ना हमें। देखिए डिप्लॉइड का पूछा गया, अगर हैप्लॉइड का पूछा गया होता तो हम 3.3 करते, डिप्लॉइड में डबल हो जाएगा 6.6 इंटू 10 raised to power 9 हो जाएगा। द नेचर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन शुगर एंड नाइट्रोजन बेस। शुगर और नाइट्रोजन बेस के बीच में कौन सी बॉन्ड होती है? तो बच्चों ऐसे करके अगर हम शुगर बनाते हैं तो एक तरफ यहाँ पे अगर हम दिखाएं दिस इज नाइट्रोजन बेस, तो ये इस बॉन्ड के बारे में पूछा गया, ये कौन सी बॉन्ड होती है? बच्चों इसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ओके। अगर आपसे इधर वाली बॉन्ड पूछी गई होती, ये वाली जो फास्फोरस और शुगर के बीच में होती है, तो ये होती है बच्चों फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ओके। सैटेलाइट DNA इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हैज़। ये बच्चों AIPMT 2015 में आपसे पूछा गया था, सैटेलाइट DNA क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इट हैज़ कोड्स फॉर प्रोटीन नीडेड इन द ग्रोथ ऑफ बॉडी। सैटेलाइट DNA शो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन अ पॉपुलेशन एंड also the same degree of polymorphism in an individual which is heritable from parents to children, doesn't code for proteins and it is same in all members of the population, codes for enzymes needed for DNA replication। ओके नीचे से स्टार्ट करते हैं। कोड फॉर एंजाइम नो बच्चों, सैटेलाइट DNA कोई कोडिंग नहीं करता है, ये ऑप्शन हमारा कैंसिल आउट हो जाता है। डजंट कोड फॉर प्रोटीन, ये बात ठीक है। एंड इट इज सेम इन ऑल मेंबर ऑफ पॉपुलेशन, लेकिन बच्चों ये हर पॉपुलेशन के अंदर सेम नहीं होता है, अलग अलग होता है, तो ये ऑप्शन हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके। शो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, बिल्कुल सही बात है, पॉलीमॉर्फिज्म होता है इसके अंदर इन अ पॉपुलेशन एंड ऑल्सो सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन एन इंडिविजुअल विच इज हेरिटेबल, और ये पेरेंट्स से चिल्ड्रन में हेरिटेबल भी है, ये बात भी सही है। ए ऑप्शन क्या है? कोड फॉर प्रोटीन, किसी प्रोटीन की कोडिंग नहीं करता, ए भी कैंसिल हो जाएगा। सो राइट आंसर इज योर बी। फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड takes place when nitrogenous bases are linked with। फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड कब बनता है? जब नाइट्रोजन बेस किसके साथ लिंक होता है? पेंटोज शुगर के साथ, फॉस्फेट ग्रुप के साथ, अमीनो एसिड के साथ, लिपिड एंड शुगर के साथ। तो देखो बच्चों जब न्यूक्लियोसाइड कब बनेगा? नाइट्रोजन बेस, मान लीजिए ये कोई नाइट्रोजन बेस है और नाइट्रोजन बेस जब कनेक्ट होता है शुगर के साथ में, ओके, तो इसको हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। और अगर बच्चों इसके साथ में फास्फोरस को भी अटैच कर दें, फास्फेट ग्रुप को अटैच कर दें, तो ये बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन बेस इज कनेक्टेड विद पेंटोज शुगर टू बिकम न्यूक्लियोसाइड। DNA क्या होता है बच्चों? लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डिऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, शॉर्ट पॉलीमर ऑफ डिऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स,
मोनोमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स या लॉन्ग पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। तो डीएनए क्या होता है बच्चों, पहली बात तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का आपस में जब जुड़ती है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड की चेन कॉन्टिन्यूसली ऐसे, तो उनसे बनता है। ओके, सो ए इज योर राइट आंसर, लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। और नीचे लिखा हुआ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड, डी ऑप्शन की बात कर रहा हूं, तो राइबोन्यूक्लियोटाइड बच्चों आपके आरएनए के अंदर होते हैं। बैकबोन ऑफ डीएनए इज फॉर्म्ड ऑफ, डीएनए की बैकबोन किसकी बनी होती है, शुगर की, फास्फेट की, नाइट्रोजन बेस एंड फास्फेट की, शुगर एंड फास्फेट की। तो बच्चों बैकबोन किसको बोलते हैं, बैकबोन ऑफ डीएनए, अगर हम मान लो ऐसे करके डबल स्टैंडर्ड डीएनए अगर ये बना दें तो इसमें बैकबोन किसको बोलेंगे, दिस इज योर बैकबोन। ओके, लेट मी चेंज द कलर, दिस इज योर बैकबोन, ये एक साइड की होगी, ये दूसरी साइड की बैकबोन होगी, और दोनों बैकबोन के बीच में होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो नाइट्रोजन बेस से कनेक्ट होती है। तो बैकबोन जो होती है ये एक जो लेडर होता है ऊपर 5 प्राइम टू 3 प्राइम तक जो आ रहा है, ये इसमें दो मेन चीज़ें होती है, शुगर होता है और आपका फास्फेट होता है। ओके, सो बैकबोन ऑफ डीएनए इज मेड अप ऑफ शुगर एंड फास्फेट। और दोनों बैकबोन को कौन कनेक्ट करते हैं, नाइट्रोजनस बेस कनेक्ट करते हैं थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेम द एडिशनल ग्रुप प्रेजेंट एट द सेकंड पोजीशन ऑफ राइबोस शुगर इन आरएनए। आरएनए के अंदर पूछा गया बच्चों, जो राइबोस शुगर होती है उसकी सेकंड पोजीशन पे कौन सा एडिशनल ग्रुप होता है, क्या वो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, सीएचओ ग्रुप होता है या आरएच ग्रुप होता है। तो बच्चों अगर आप ऐसे करके स्ट्रक्चर बनाओगे देन सेकंड पोजीशन पे, ये तो फर्स्ट पोजीशन है, दिस इज सेकंड पोजीशन, तो यहाँ पे आपको मिलेगा आरएनए के केस में क्या मिलेगा, HOH। ओके, डीएनए के अंदर सेकंड पोजीशन पे ये ऑक्सीजन नहीं होती है, आरएनए के अंदर होती है, तो आरएनए के अंदर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ये एक्स्ट्रा है। सो योर राइट आंसर इज बी। एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा ऑफ डीएनए वाज गिवन बाय, किसने दिया था बच्चों एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा, बैटसन एंड पुनेट, वॉटसन एंड क्रिक, विल्किंस एंड फ्रैंकलिन, बोथ बी एंड सी। तो बच्चों जो एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा दिया था वो दिया था विल्किंसन एंड फ्रैंकलिन ने, और इनके डेटा के बेसिस पे वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए का मॉडल बनाया था। ठीक है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन फ्रॉग डीएनए अमाउंट ऑफ ग्वेनाइन इज 35%, देन द परसेंटेज ऑफ अदर बेसिस विल बी। बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार इस तरह का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत ही ईजी है इसको कैलकुलेट करना। ग्वेनिन दे रखा है 35%, आपको पता होना चाहिए बच्चों, देखो ए के सामने होता है टी, जितने ए होंगे उतना ही टी होगा, जितने जी होंगे उतने ही सी होंगे। तो अभी हमें जी दे रखा है 35, इसका मतलब सी भी कितना होगा 35 हो जाएगा, और टोटल इन दोनों को जोड़ेंगे तो 70 हो गया, यानी कि अभी ए और टी के लिए कितना बच गया 30 बच गया, तो उनको 15-15 में डिवाइड कर दो ऐसे, ठीक है ना। तो ए 15 टी 15 और अपना जो सी है वो भी 15, क्योंकि हमें जी दे रखा है तो हमें ए और टी 15-15 कहाँ पे है इसमें, और सी 35 डी ऑप्शन में हमें ये दिया हुआ है। मैच द फॉलोइंग, एक तरफ लिखा हुआ है ग्लैक्टोसाइडेज, परमिएज, लाइगेज, राइबोजाइम, एक तरफ है जॉइनिंग ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टोज, एनहेंस एंट्री ऑफ लैक्टोज। ग्लैक्टोसाइडेज क्या करता है बच्चों, लैकोपेरोन के अंदर होता है ग्लाइकोसाइडेज, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, और ये लैक्टोज को ब्रेक डाउन कर देता है ग्लूकोज में और ग्लैक्टोज में। उसके बाद देखिए परमिएज है, परमिएज क्या करता है, एंट्री को, लैक्टोज की एंट्री को अलाउ करता है बैक्टीरियल सेल के अंदर। लाइगेज का काम होता है जोड़ना, सो जॉइनिंग ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, और राइबोजाइम क्या करता है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। SNP कैन बी यूज्ड फॉर, SNP क्या होता है बच्चों, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, पहली बात तो यही पता होनी चाहिए, फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है एग्जाम में। किस लिए यूज किया जाता है, ट्रेसिंग ह्यूमन हिस्ट्री, फॉर द स्टडी ऑफ एवोल्यूशन, टू फाइंड आउट क्रोमोसोम लोकेशन फॉर डिजीज। सो ऑब्वियसली
ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि ह्यूमन हिस्ट्री को ट्रेस करने में भी एसएनपी हमें यूज़फुल होते हैं, क्योंकि इन्हीं के कारण हमारे बीच में डिफरेंस होता है एसएनपी के कारण। एवोल्यूशन को हम स्टडी कर सकते हैं, फाइंड आउट क्रोमोसोम लोकेशन, क्योंकि मैपिंग जो होती है वो एसएनपी के बेसिस पे होती है क्रोमोसोम्स की। सो ऑल ऑफ दीज। फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन स्टेटमेंट फॉर टेंडम रिपीट डीएनए। टेंडम रिपीट डीएनए के लिए आपको करेक्ट सीक्वेंस फाइंड आउट करनी है। भाई ये चार में से कौन कौन सी करेक्ट है? फर्स्ट स्टेटमेंट है इट शोज पॉलीमॉर्फिज्म। सेकंड है इट इज यूज्ड इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। नॉर्मली डजंट कोड फॉर एनी प्रोटीन, इट इज क्लासिफाइड एज माइक्रो सैटेलाइट एंड मिनी सैटेलाइट। टेंडम रिपीट जो डीएनए होता है बच्चों, पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है, ये बात बिल्कुल सही है। इट इज़ यूज इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये बात भी सही है। हम टेंडम रिपीट, क्योंकि टेंडम रिपीट में क्या होता है, सैटेलाइट डीएनए तो होता है, हम उसको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज़ करते हैं। और सैटेलाइट डीएनए किसी प्रोटीन की कोडिंग भी नहीं करता है, तो ये भी हमारे ठीक है। फोर्थ है, इनको हमने दो क्लास में डिवाइड किया, माइक्रो सैटेलाइट एंड मिनी सैटेलाइट, ये भी हमने क्लास में किया था, यानी कि चारों ही हमारे करेक्ट ऑप्शन है। तो इनमें डी ऑप्शन देखिए, डी में लिखा हुआ हमारा 3, 1, 2 एंड 4 ऑल आर करेक्ट। सो दिस इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सदर्न ब्लोटिंग टेक्निक इन्वॉल्व्स एब्जॉर्प्शन ऑफ डीएनए फ्रॉम, सदर्न ब्लोटिंग टेक्निक इन्वॉल्व्स एब्जॉर्प्शन ऑफ डीएनए फ्रॉम सॉल्यूशन टू मेम्ब्रेन। सॉल्यूशन टू मेम्ब्रेन ये एक्चुअल में उल्टा लिखा गया, एक है सॉल्यूशन टू मेम्ब्रेन और दूसरा है बच्चों मेम्ब्रेन टू सॉल्यूशन, ऐसा कुछ समझ सकते हैं आप। सी है जेल टू मेम्ब्रेन, देन मेम्ब्रेन टू जेल। तो सदर्न ब्लोटिंग में क्या होता है बच्चों, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का ही एक पार्ट है सदर्न ब्लोटिंग। इसमें क्या होता है कि जो हमारी अगारोज जेल होती है, इसके ऊपर जो ये ऐसे डीएनए के हमारे बैंड आते हैं, फ्रेगमेंट्स के जो बैंड आते हैं, हम इसके ऊपर एक नाइलॉन की लेयर डाल के, नाइलॉन मेम्ब्रेन को ऐसे डाल के, और उसके ऊपर हम इन फ्रेगमेंट्स को एब्जॉर्ब करवा देते हैं। ओके, नाइलॉन की मेम्ब्रेन। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, नीचे हमारी जेल है और उसको एब्जॉर्प्शन करवा रहे हैं हम नाइलॉन की मेम्ब्रेन पे। सो जेल टू मेम्ब्रेन इज द राइट आंसर। परसेंटेज ऑफ जीन्स विच कोड फॉर अ प्रोटीन इन ह्यूमन डीएनए। ह्यूमन डीएनए के अंदर कितने परसेंट जीन जो होते हैं वो प्रोटीन्स के लिए कोड करते हैं? 50%, 20%, 2% या 0.1%। तो बच्चों हमारे सिर्फ 2% जीन ही प्रोटीन के लिए कोडिंग करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ओनली 2%। रिप्रेशर प्रोटीन्स इन लैक ओपेरोन आर ऑल्सो कॉल्ड। रिप्रेशर प्रोटीन्स इन लैक ओपेरोन आर ऑल्सो कॉल्ड। तो बच्चों बताया हुआ है इसको क्या बोलते हैं, इनहिबिटरी प्रोटीन, एक्टिवेटर प्रोटीन, बोथ बी एंड ए, सॉरी ए एंड बी, नन ऑफ देम। रिप्रेशर प्रोटीन को बोलते हैं बच्चों इनहिबिटरी प्रोटीन, वो ऑपरेटर रीजन पे जाकर के बाइंड हो जाती है और आरएनए पॉलीमरेज को आगे आने नहीं देती। ओके, तो वही है। देन चेन ऑफ राइबोसोमल कॉम्प्लेक्स इज अटैच्ड टू अ सिंगल स्ट्रैंड आरएनए इज नोन एज। चेन ऑफ राइबोसोम, यहीं से आंसर निकल के आ रहा है, चेन ऑफ राइबोसोम अटैच्ड टू सिंगल स्ट्रैंड आरएनए सॉरी इज नोन एज पॉलीपेप्टाइड, पॉलीजोम, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स, पॉलीमर्स। तो बच्चों बहुत सारे राइबोसोमल कॉम्प्लेक्स जब कॉन्टिन्यूसली एक एमआरएनए पे अटैच होते हैं लाइक दिस, तो हम इनको पॉलीजोम बोलते हैं। ओके, फर्स्ट टीआरएनए अटैचेज ओवर द साइट ऑफ दो बार लिखा गया है, सॉरी फॉर दैट। फर्स्ट टीआरएनए अटैचेज ओवर द डैश साइट ऑफ द राइबोसोमल कॉम्प्लेक्स। जो फर्स्ट टीआरएनए होगा, ट्रांसफर आरएनए होगा, वो राइबोसोम के अंदर कौन सी साइट पे बाइंड होगा, प्रोमोटर साइट पे, ए साइट पे, ऑपरेटर साइट पे या पी साइट पे। तो देखो बच्चों, जो हमारा राइबोसोम कॉम्प्लेक्स होता है उसके अंदर 3 साइट होती है, ध्यान हो तो आपको, ई साइट, पी साइट, ए साइट। फर्स्ट टीआरएनए जो आता है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे मैं बना देता हूँ, दिस इज एमआरएनए, रेड कलर से एमआरएनए बनाया है। तो फर्स्ट जो टीआरएनए आएगा, फर्स्ट टीआरएनए बाइंड होता है हमारा पी साइट के ऊपर, लाइक दिस। ओके, पी साइट के ऊपर। और सेकंड अगर आपसे पूछा जाता टीआरएनए, तो सेकंड टीआरएनए बाइंड होता है बच्चों ए साइट पे, ध्यान रखिएगा। सो यहाँ पे फर्स्ट पूछा गया तो पी साइट कहाँ पे, डी ऑप्शन में दिया हुआ है हमने। देन फाइंड आउट दी स्टॉप कोडॉन्स। देखिए बच्चों, स्टॉप कोडॉन को याद करने का तरीका मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ है, आप यू कैन फाइंड आउट इजिली। युगा, युआ, युआग, युगा, युआ,
युआग, ऐसे याद रख सकते हैं, बहुत इजी तरीका है। इसमें फाइंड आउट कर लो युगा, युआ और युआग कहाँ पे है, युआग ये रहा, बी वाला ऑप्शन मुझे मिल चुका है, आपको भी मिल गया होगा, युगा युआ युआग, दीज आर स्टॉप कोडॉन्स। विच वन इज द एंटी कोडोन फॉर फर्स्ट अमाइनो एसिड, एंटी कोडोन पूछा गया और किसके लिए, फर्स्ट अमाइनो एसिड के लिए बच्चों। तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, दिमाग लगाइए थोड़ा सा। फर्स्ट अमाइनो एसिड कौन सा होता है, मेथियोनिन, MET मेथियोनिन, और मेथियोनिन के लिए जो कोडोन होता है, कोडोन होता है AUG, कोडोन कौन सा होता है, AUG। अब बच्चों हमें पूछा गया एंटी कोडोन, तो ये तो कोडोन है, दिस इज कोडोन, एंटी कोडोन कैसे बनाएंगे, ए के सामने क्या आ जाएगा हमारा, ए के सामने होगा यू के सामने ए और जी के सामने हो जाएगा हमारा C, यानी कि UAC हमारा होगा एंटी कोडोन। सो द योर राइट आंसर इज D। द जेनेटिक कोड इज नॉन एम्बिगस, प्रेजेंट एज ट्रिपलेट बेसिस ऑन mRNA, कैन नेवर बी रिटन विद कोमाज, ऑल ऑफ दीज। ऑब्वियसली सभी की सभी बातें जेनेटिक कोड के बारे में ठीक दी हुई है, सो D इज योर राइट आंसर। व्हाट चेंजेस अकर ड्यूरिंग कैपिंग ऑफ mRNA एट 5 प्राइम एंड, कैपिंग के ऊपर क्वेश्चन है बच्चों, mRNA की कैपिंग और 5 प्राइम एंड पे क्या चेंज लेके आती है। तो बच्चों फॉर एग्जांपल दिस इज योर mRNA, दिस इज 5 प्राइम एंड, दिस इज 3 प्राइम एंड। तो कैपिंग में क्या होता है, 5 प्राइम एंड के ऊपर जो ग्वेनिन होता है उसका मिथाइलेशन हो जाता है, ठीक है ना, दैट मीन्स योर सेकंड ऑप्शन इज राइट। और 3 प्राइम पे क्या होता है, पोली एडिनाइलेशन, ए ऐसे कंटिन्यूसली अटैच हो जाता है। स्प्लाइसिंग इज द रिमूवल ऑफ, स्प्लाइसिंग में कौन सी चीज रिमूव की जाती है, इंट्रॉन्स, एक्सॉन्स, बोथ इंट्रॉन एंड एक्सॉन्स, इंट्रॉन्स बट सम टाइम एक्सॉन्स। तो बच्चों जब DNA से RNA बनता है तो उसके अंदर कुछ नॉन फंक्शनल पार्ट होते हैं जिनको हम बोलते हैं इंट्रॉन्स, ओके। तो हमें इन इंट्रॉन्स को रिमूव करना होता है, ओनली इंट्रॉन्स को, दैट मीन्स योर फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ DNA पॉलीमरेज ड्यूरिंग रेप्लिकेशन इज, DNA पॉलीमराइजेशन जब करता है तो उसकी स्पीड कितनी होती है, 2000 बेस पेयर पर सेकेंड, 2 बेस पेयर पर सेकेंड, 200 बेस पेयर पर सेकेंड या 20,000 बेस पेयर पर सेकेंड। बिल्कुल डायरेक्ट NCERT का क्वेश्चन है बच्चों, 1 सेकेंड में 2000 बेस पेयर वो जोड़ सकता है, ये उसकी स्पीड होती है। सिमिलर एक्सपेरिमेंट लाइक मिजल्सन एंड स्टाल वॉज परफॉर्म्ड बाय टेलर, द एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म ऑफ टेलर वॉज, मिजल्सन एंड स्टाल के जैसा ही एक्सपेरिमेंट किसने परफॉर्म किया, टेलर भाई साहब ने। तो टेलर ने कौन सा ऑर्गेनिज्म यूज किया, हमें ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है। मिजल्सन और स्टाल ने बच्चों इकोलाई यूज किया था, टेलर ने कौन सा यूज किया है, टेलर ने यूज किया था इकोलाई, यीस्ट, विसिया फाबा, बैक्टीरियोफेज, उसने यूज किया था बच्चों विसिया फाबा, ठीक है। विसिया फाबा को फाबा बीन्स भी आप बोल सकते हैं, तो MCQ में आपके फाबा बीन्स भी मिल सकता है आपको। रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज्ड बाय टेलर इन हिज एक्सपेरिमेंट वॉज, टेलर ने कौन सा रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज किया था, इथिडियम, थाइमिडिन, हैवी नाइट्रोजन, N15, बोथ B एंड C। बच्चों बड़े ध्यान से देखिए कौन सा रेडियो एक्टिव आइसोटोप टेलर ने यूज किया था, टेलर ने यूज किया था थाइमिडिन, B इज योर राइट। और अगर आपसे जैसे कि लास्ट क्वेश्चन का था आपका मिजल्सन एंड स्टाल वाला पूछा गया तो उन्होंने यूज किया था हैवी नाइट्रोजन को, ठीक है ना, तो इन्होंने थाइमिडिन को यूज किया था। इफ द फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम RNA टू DNA देन इट इज कॉल्ड, देखो बच्चों नॉर्मली जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो होता है वो कैसे होता है, DNA से mRNA एंड mRNA से बनता है आपका प्रोटीन, ओके, दिस इज नॉर्मल फ्लो। बट यहाँ पे पूछा गया कि RNA टू DNA, यानी कि बच्चों अगर RNA टू DNA रिवर्स डायरेक्शन में हो रहा है तो देखो DNA से RNA का बनना तो कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन, और RNA का उल्टा कर दिया हमने RNA टू DNA तो ये हो जाएगा हमारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स, एक्चुअली आई एम नॉट एबल टू राइट हिट हियर, सो मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। पार्ट ऑफ क्रोमेटिन विच इज डेंसली पैक्ड and which is transcriptionally inactive is called,
क्रोमेटिन का वो हिस्सा जो काफ़ी डेंसली पैक होता है और ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाता है, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है, उसको क्या बोलेंगे? हेट्रोक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन, क्रोमेटोनीमेटा या हिस्टोन ओक्टामर। बच्चों जो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है वो होता है हेट्रोक्रोमेटिन, मैंने बताया हुआ है क्लास में, और जो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है वो होता है यूक्रोमेटिन। एक्टिव अगर पूछा जाए तो आप यूक्रोमेटिन पे क्लिक करोगे। विच बैक्टीरिया वॉज यूज्ड बाय फ्रेडरिक ग्रिफिथ टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिथ भाई साहब ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें कौन से बैक्टीरिया को यूज किया था? स्टेफाइलोकोकस न्यूमोनी, इकोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, विब्रिया। तो विब्रियो भी यूज नहीं किया था, इकोलाई भी यूज नहीं किया था, स्टेफाइलो को भी यूज नहीं किया था, ही यूज्ड स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। Which centrifugation technique was used to differentiate heavy DNA from normal DNA? हैवी डीएनए और नॉर्मल डीएनए के बीच में जो बैंड हमारी आई थी सेंट्रीफ्यूगेशन के टाइम पे, वो कौन सी टेक्निक उसमें हमने यूज़ की थी? सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट, सोडियम क्लोराइड या सिल्वर क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट। तो बच्चों हमने एकमात्र सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट यूज़ किया था, जिसके कारण हमें अलग अलग तरह की अलग अलग जगह पे बैंड दिख रही थी। कहीं पे हमें हैवी रीजन में बैंड दिख रही थी, कहीं दिस इज लाइट रीजन में बैंड दिख रही थी, कहीं हमें हैवी रीजन में बैंड दिखी, कहीं एक बैंड हमें इंटरमीडिएट रीजन में भी दिखी थी, जिसको हमने हाइब्रिड बोला था। द स्ट्रैंड विच डोंट कोड फॉर एनीथिंग इज कॉल्ड। देखो बच्चों डीएनए के दो स्ट्रैंड होते हैं लाइक दिस, फॉर एग्जाम्पल दिस इज 3' to 5', दिस इज 5 to 3'। तो फॉर एग्जाम्पल ऊपर वाले को अगर मैं बोल दूं टेम्पलेट, तो नीचे वाला हो गया मेरा कोडिंग स्ट्रैंड। ओके, यहां पे पूछा गया है द स्ट्रैंड विच डोंट कोड फॉर एनीथिंग, उस स्ट्रैंड को क्या बोलेंगे जो किसी के लिए कोड नहीं करता है। तो टेम्पलेट पे तो mRNA बनता है, ये तो कोडिंग करता है, तो इसको तो हम छेड़ेंगे नहीं। कोडिंग स्ट्रैंड, नाम कोडिंग है लेकिन ये कोई कोडिंग नहीं करता, इट डोंट कोड फॉर एनीथिंग, सो कोडिंग स्ट्रैंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। इसके अलावा जो ऑप्शन है ना टेम्पलेट स्ट्रैंड को ही नॉन कोडिंग बोलते हैं और एंटीसेंस बोलते हैं, तो ये एक के ही नाम है। मैच द फॉलोइंग ऑप्शंस, वाई जीन, जीन, न्यूक्लियोसोम, एक्सोन, 3' टेल। दूसरी तरफ लिखा हुआ है कोडिंग पार्ट, परमिएज, सेगमेंट ऑफ डीएनए, पॉलीआइडिनाइलेशन, डीएनए विद हिस्टोन है बच्चों, ये हिस्टोन की स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई है, हिस्टोन ए नहीं आएगा यहाँ पे। वाई जीन का देखिए, सबसे पहले वाई जीन, 3 जीन हमने ओपेरॉन सिस्टम में किए थे, जेड, वाई और ए। तो जेड जो था बीटा ग्लैक्टोसाइडेज के लिए कोडिंग करता था, ये हमारा वाई। वाई जो है वो हमारा परमिएज के लिए होता है बच्चों, जो सेल्स की बैक्टीरियल सेल की परमिएबिलिटी इंक्रीज करता है। जीन क्या है? सेगमेंट ऑफ डीएनए। न्यूक्लियोसोम क्या होता है? डीएनए विद हिस्टोन ओक्टामर। ओके, देन एक्सोन, एक्सोन इज कोडिंग पार्ट, और अगर इंट्रोन होता तो नॉन कोडिंग पार्ट हो जाता। 3' टेल, दिस इज फॉर पॉलीएडिनाइलेशन। ओके, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये अलग अलग स्टेटमेंट दी है, पढ़ना है और इनमें से आपको करेक्ट फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट देखिए, mRNA हैज मोर इलेबोरेटेड 3-dimensional स्ट्रक्चर ड्यू टू एक्सटेंसिव बेस पेयरिंग। नेक्स्ट है tRNA हैज मोर इलेबोरेटेड 3-dimensional स्ट्रक्चर ड्यू टू एक्सटेंसिव बेस पेयरिंग। tRNA is usually smaller than mRNA. mRNA contains anticodons but tRNA contains codons. अब फाइंड आउट कीजिए बच्चों, नीचे से शुरू कर रहा हूं मैं। तो mRNA contain anticodon but tRNA contain codons। पहली बात तो ये फोर्थ स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है, क्योंकि कोडोन्स mRNA के पास होते हैं और एंटीकोडोन tRNA के पास होते हैं, तो लास्ट वाली गलत होगी। tRNA is usually smaller than mRNA, ये बात बिल्कुल सही बोली भाई इन्होंने। Then tRNA has more elaborated 3-dimensional structure due to extensive base pairing, ये बात भी ठीक है। tRNA के अंदर का जो डायग्राम है काफ़ी 3-dimensional डायग्राम होता है ऐसे करके, और उसमें जगह जगह पे आपने देखा भी था कि ऐसे बेस पेयरिंग हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारी सेकंड वाला पॉइंट ठीक है। देन mRNA हैज़ मोर इलेबोरेटेड 3-dimensional स्ट्रक्चर ड्यू टू एक्सटेंसिव बेस पेयरिंग, ऐसा कुछ नहीं है, mRNA का बिल्कुल सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है, तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत है। तो सेकंड और 3 हमारा जो है वो करेक्ट हो जाता है। यहाँ पे क्या है, ये बच्चों एक्चुअली ऑप्शन टाइप करने में मुझसे मिस्टेक हुई है, ये यहाँ पे आना चाहिए आपका 2 and 3। ओके, दिस इज माय मिस्टेक, यहाँ पे आएगा आपका 2 and 3।
ओके। सो क्योंकि आप ऑब्वियसली आप स्टेटमेंट तो देख ही सकते हैं, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, तो यही आप करेंगे। स्पेसिफिक अमाइनो एसिड इज प्रेजेंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफिक कोडोन्स एक्सेप्ट, कह रहा है कि स्पेसिफिक अमीनो एसिड है हर एक कोडोन के लिए, लेकिन एक को छोड़ के। एक ऐसा कोडोन है जिसके लिए कोई अमीनो एसिड नहीं आता, वो कौन सा होता है बच्चों? तो आपको मैंने 3 बताए थे एक्चुअली, एंटीकोडोन, युगा, सॉरी नॉट एंटीकोडोन, स्टॉप कोडोन। तो स्टॉप कोडोन में युगा, युआ, युआ में से कोई भी एक यहाँ पे मिलेगा आपको। यहाँ पे हमें देखो UUA, UGA, एक तो UGA देखो दे रखा है, युगा हमें दे रखा है, ये स्टॉप कोडोन होता है, इसके लिए कोई अमीनो एसिड नहीं आता। ओके। Which gene in lycopyrone possess site for RNA polymerase attachment? Which gene in lycopyrone possess site for RNA polymerase attachment? लैकोपेरोन के अंदर बच्चों RNA polymerase कहाँ पे बाइंड होता है? प्रोमोटर पे, ऑपरेटर पे, स्ट्रक्चरल जीन पे या रेगुलेटरी जीन पे? द राइट आंसर इज प्रोमोटर जीन। ओके, प्रोमोटर जीन पे RNA polymerase आकर के अटैच हो जाता है और वेट करता है कि कब इनहिबिटरी प्रोटीन हटे, रिप्रेशर प्रोटीन कब हटे और ये आगे की तरफ जाए। Choose the DNA segment whose size vary from 0.1 to 20 kb. Choose the DNA segment whose size vary from 0.1 to 20 kb. Microsatellite, VNTR, STR या operator? VNTR बच्चों, variable number tandem repeats. The histone protein which form the octamer of the nucleosome. बच्चों न्यूक्लियोसोम के अंदर, आपको न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर करवाया हुआ है मैंने, तो उसके अंदर हमने इस तरीके से 4 और हमने टोटल 8 ऑक्टामर किए थे। 4 सामने की तरफ होते हैं, 4 उनके पीछे की तरफ होते हैं, तो टोटल 8 है और इसके चारों तरफ हमारा DNA रैप्ड रहता है लाइक दिस। तो कौन कौन सी होती है इसमें? H1, H2A, H2B एंड H3, H2, H2B, H3 एंड H4, H2A एंड H2B ओनली, H1, H2, H3 एंड H4। तो ये इनके बारे में पूछा गया बच्चों अंदर वाली, तो यहाँ पे होती है H2A, H2B, H3 एंड H4। ओके, और जो बाहर होती है प्रेजेंट वो होती है, आउटसाइड जो होती है वो होती है H1। तो हमें अंदर पूछा गया, ऑक्टामर के अंदर पूछा, तो ऑक्टामर के अंदर हमारा बी वाला राइट हो जाएगा। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद कंप्यूटेशनल डिवाइसेस फॉर डेटा स्टोरेज एंड एनालिसिस इज कॉल्ड बायो एनर्जेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोजियोग्राफी। कंप्यूटेशनल डिवाइसेस जिसमें आते हैं, डेटा स्टोरेज होता है, एनालिसिस होता है, तो ये सब आया था बच्चों हमारा बायो इन्फॉर्मेटिक्स में। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का जब टॉपिक आता है वहाँ पे इस चीज़ का जिक्र होता है। मूवमेंट ऑफ DNA फ्रेगमेंट इन अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज डिपेंड अपॉन। बच्चों अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर आपने देखा है कि जो DNA के फ्रेगमेंट होते हैं ऐसे वो रन करते हैं लाइक दिस। तो किसके बेसिस पे वो ये फ्रेगमेंट जो होते हैं वो रन करते हैं? चार्ज एंड साइज, ओनली चार्ज, नन ऑफ देम। तो बच्चों इनका चार्ज भी मैटर करता है, क्योंकि जो फ्रेगमेंट होते हैं DNA के, DNA पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज के कारण वो पॉजिटिव की तरफ रन करता है। और साइज़ भी मैटर करता है कि जो छोटे साइज़ के होंगे वो फास्ट रन करेंगे, बड़े साइज़ के होंगे वो स्लो रन करेंगे। सो राइट आंसर इज चार्ज एंड साइज। नेम द एंजाइम यूज टू ब्रेक डाउन हाइड्रोजन बॉन्ड ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। बच्चों रेप्लिकेशन के टाइम पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड होती है बीच बीच में, उनको कौन ब्रेक डाउन करता है? मान लो कि ये इस टाइप से है, दिस इज DNA लाइक दिस, ये फोर्क मैंने बनाई है, तो आपको मैंने बताया था बीचों बीच इसको कौन चॉप अप करेगा हाइड्रोजन बॉन्ड्स को? हेलिकेज। इन DNA डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव बेस पेयर्स आर 34 एंगस्ट्रॉम, 3.4 एंगस्ट्रॉम, 0.34 एंगस्ट्रॉम और 20 एंगस्ट्रॉम। तो ये होता है बच्चों आई थिंक 3.4 एंगस्ट्रॉम या 0.34 एंगस्ट्रॉम में से, एग्जैक्टली अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। आई थिंक ये 3.4 मिलेगा, बाकी आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ओके। अमाइनो एसिड्स विच आर अबंडेंटली प्रेजेंट इन हिस्टोन प्रोटीन्स। हिस्टोन प्रोटीन के अंदर कौन से अमाइनो एसिड ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं? लाइसिन एंड आर्जिनाइन, वेलिन एंड लाइसिन, लाइसिन एंड मैथियोनिन, मैथियोनिन एंड आर्जिनिन। बच्चों 2 अमाइनो एसिड आपको बताए गए हैं जो हिस्टोन प्रोटीन में सबसे ज़्यादा होते हैं, दैट आर लाइसिन एंड आर्जिनाइन। ए ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट विच क्रोमोसोम टुक मैक्सिमम टाइम को। देखो बच्चों आपको पता है कि ह्यूमन जीनोम जो प्रोजेक्ट था वो 13 साल में कंप्लीट हो जाना था, लेकिन वो कंप्लीट हुआ हमारा
16 साल के अंदर, ठीक है। तो ये जो 3 साल हमारी एक्स्ट्रा लग गई, ये किसने लिए? क्रोमोसोम 21, क्रोमोसोम एक्स, क्रोमोसोम वाई या क्रोमोसोम 1। ऑब्वियसली बच्चों ये क्रोमोसोम 1 ने लिए थे। और क्यों लिए थे? क्योंकि क्रोमोसोम 1 के अंदर 2.4 मिलियन बेसिस है, तो इनको सीक्वेंस करने में हमें सबसे ज़्यादा टाइम लगा। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड बाय, किसने स्टार्ट किया था बच्चों ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट? ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपको बताना है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, NIH एंड यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ बायो एंड नैनो टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। तो बच्चों दो ऑर्गेनाइजेशन इसमें थे, एक तो था NIH दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, एक था यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी। इन दोनों ने इसको लीड किया था। सो बी इज योर करेक्ट आंसर। 45 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। फटाफट से कमेंट बॉक्स में जाओ और बताओ कि आपने कितने ठीक आंसर किए हैं। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट किसी चैप्टर के साथ विद MCQs। ओके, बाय बाय।